हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और आपकी स्टडी उससे भी ज्यादा अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आप सभी लोगों के कहने पर मैं नेट यूजीसी के लिए पूरा एंटायर सिलेबस वीडियो लेक्चर सीरीज के अंदर लेकर आया हूं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपनी सबसे पहली यूनिट, जिसका नाम है बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। दोस्तों, ये वो चैप्टर है जो बच्चों को लेंथी लगता है, लेकिन ये लेंथी और टफ तो बिल्कुल भी नहीं है। सबसे इजी चैप्टर है। अगर आप इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे तो ये चैप्टर सबसे ज्यादा इजी लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारी क्लास नंबर 1। तो ध्यान से सुनना, अगर मैं आपसे एक चीज पूछूं कि बिजनेस एनवायरनमेंट को छोड़ो, इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब क्या होता है, तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि इंटरनेशनल ट्रेड मतलब जब हमारी कंट्री दूसरी कंट्री के साथ कोई व्यापार करती है तो इंटरनेशनल ट्रेड कहते होंगे। जी हाँ दोस्तों, आप सही हो बिल्कुल, लेकिन हम इसको और डिटेल में जानेंगे कि इसका इन डेप्थ मीनिंग क्या होता है। तो दोस्तों, एक आपको बात बता दूं, यहां पर मैंने बिजनेस इंटरनेशनल बिजनेस की डेफिनेशन लिखी हुई है, लेकिन ये डेफिनेशन आप अभी नहीं पढ़ोगे। आप ये डेफिनेशन अभी नहीं पढ़ोगे, थोड़ी देर बाद पढ़ोगे, क्योंकि सबसे पहले मैं आपका बेस डेवलप करना चाहता हूं। जितना अच्छा आपका बेस होगा ना, जितनी अच्छी बुनियाद होगी, समझो उस पर बिल्डिंग कितनी भी ऊंची खड़ी कर दो वो कभी हिल नहीं सकती है। तो सबसे पहले मुझे आपका बेस बनाना है, क्योंकि कल को आप लोग भी किसी को पढ़ाओगे तो एकदम से टॉपिक के ऊपर नहीं आओगे, आप सबसे पहले इसका बेस बिल्डअप करोगे। तो चलिए आपके लिए बेस बनाना शुरू करता हूं। एक काम करो, जो आपका इंटरनेशनल बिजनेस है, इस टर्म को दो पार्ट में डिवाइड कर दो। और आप देख भी पा रहे हो कि इंटरनेशनल बिजनेस जो है वो इंटरनेशनल और बिजनेस, इन दो वर्ड्स का क्या है, कॉम्बिनेशन है। तो अगर आप लोग इंटरनेशनल का मीनिंग सीख गए और फिर आप बिजनेस का मीनिंग सीख गए और दोनों की मीनिंग को अपने क्लब यानी जोड़ दिया, तो आपके पास जो रिजल्टिंग फिगर निकल के आएगा वो ये डेफिनेशन निकल के आएगी, जो कि किसकी लिखी हुई है, इंटरनेशनल बिजनेस की लिखी हुई है। ठीक है दोस्तों, बट अभी डेफिनेशन नहीं पढ़वाऊंगा, क्योंकि पहले मैं आपका बेस बिल्डअप करूंगा। बेस बिल्डअप करेगा, ये छोड़ दूंगा, आप अपने आप भी कर लोगे कंफर्म। देखते हैं थोड़ी देर के अंदर। ठीक है, चलिए बात करते हैं इंटरनेशनल का मतलब क्या होता है। दोस्तों, इंटरनेशनल का मतलब अगर बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो याद रखना, हमारे इंडिया को डिफाइन किया गया है कस्टम एक्ट 1962 के अंदर। जी हाँ दोस्तों, कस्टम एक्ट 1962 के अंदर इंडिया को डिफाइन किया गया है, और उन्होंने कहा है कि इंडिया का मतलब वो टेरिटोरियल लाइन होती है जिसे हम बेस लाइन भी बोलते हैं या कोस्टल लाइन भी बोलते हैं। आप यहां पर देख पा रहे होगे कि ये जो आपके मैप के नीचे वाला इलाका है, जो पूरा जो मैप है, एंटायर मैप जो है वो बाउंड्री से घिरा हुआ है, जो कि बताता है कि ये कंट्री अलग है और दूसरी कंट्री क्या है, अलग है। लेकिन सर, हमें ये तो समझ आया कि जो लैंड होती है वहां पर एक लाइन होती है, एलओसी जिसे बोलते हैं, जैसे पाकिस्तान और इंडिया को अलग अलग करती है। लेकिन सर, जो समुद्री इलाका होता है, तो समुद्र कितना लेवल तक हमारा है और कितना हमारा नहीं है। तो दोस्तों, इसके लिए क्या किया गया है, कस्टम एक्ट 1962 ने बोला हुआ है कि जो हमारी बेस लाइन होती है या जो टेरिटोरियल लाइन होती है, उस बेस लाइन के बाद से लेकर 12 नॉटिकल माइल्स तक। सर, ये नॉटिकल माइल क्या होता है? नॉटिकल माइल्स का मतलब होता है जब हम समुद्र में डिस्टेंस निकालते हैं ना, तो उसे किलोमीटर या मीटर में नहीं निकालते हैं, हम उसे नॉटिकल माइल्स में निकालते हैं। किस में निकालते हैं? नॉटिकल माइल्स में निकालते हैं। आप लोग अपनी कॉपी पे लिख लो, एक नॉटिकल माइल का मतलब होता है 1.853 किलोमीटर्स। रिपीट करता हूं, एक नॉटिकल माइल का मतलब होता है 1.853 किलोमीटर्स। तो बेस लाइन से हमारा 12 नॉटिकल माइल्स तक लगभग अप्रोक्सीमेटली 22 किलोमीटर बनता है। ठीक है, तो बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स तक का जो सी है, जो समुद्री इलाका है, वो समुद्री इलाका क्या है हमारे लिए? हमारी इंडियन टेरिटरी है। क्या है हमारे लिए? इंडियन टेरिटरी है। अच्छा, इसका मतलब सर, अगर हम समुद्र में 12 नॉटिकल माइल्स तक कोई व्यापार करते हैं, कोई ट्रेड एक्टिविटी करते हैं, और उससे जो पैसा जनरेट होता है वो हमारे देश का ही माना जाता है, वो इंटरनेशनल नहीं होता। नहीं, वो इंटरनेशनल नहीं होता, यानी वो डोमेस्टिक ट्रेड हुआ। क्या हुआ? डोमेस्टिक ट्रेड हुआ। अच्छा, इसका मतलब सर, बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल तक हम जो भी काम धंधा करेंगे, जो भी सेल परचेज करेंगे, चाहे हम फिशों को बेचेंगे या कोई भी ट्रेड करते हैं समुद्र के ऊपर, तो वो हमारा नेशनल ट्रेड है। बिल्कुल हाँ, लेकिन 12 नॉटिकल माइल्स के बाद, 12 नॉटिकल माइल्स के बाद अगर आप कोई व्यापार करते हो, कोई ट्रेड करते हो समुद्र के ऊपर, तो वो क्या है? आपका इंटरनेशनल बिजनेस है। क्या है आपका? इंटरनेशनल बिजनेस, क्योंकि वहां से आपने अपनी बाउंड्री को क्रॉस कर लिया है। अच्छा सर, हम कितने लेवल तक इंटरनेशनल बिजनेस कर सकते हैं? तो मैं बता दूं, बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स तक तो हमारा अपना समुद्र है, उसमें अगर आप व्यापार करते हो तो वो डोमेस्टिक ट्रेड कहलाएगा। 12 के बाद 188 नॉटिकल माइल्स, 12 के बाद 188 नॉटिकल माइल्स तक जो व्यापार होता है उसको बोलते हैं ईईजेड, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। और उसके अंदर सिर्फ 3 ही टाइप के ट्रेड कर सकते हो, चौथा नहीं कर सकते हो, जिसमें आपकी आ जाएगी ऑयल एक्सट्रैक्शन, यानी जो तेल वगैरह निकालते हैं। दूसरा इसमें आ जाएगा आपका माइनिंग आ जाएगा, और तीसरा इसके अंदर फिशिंग एक्टिविटीज आ जाएगा। इन 3 एक्टिविटीज को ही किया जाता है 188 नॉटिकल माइल्स तक। देखा जाए तो बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल हो गया, 12 + 188, 200 नॉटिकल माइल्स तक जो भी हम ट्रेड करेंगे
वो हम ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन 12 तक जो होगा ट्रेड वो डोमेस्टिक है, और 12 के बियॉन्ड 188 नॉटिकल माइल्स तक जो भी ट्रेड होगा वो क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड है। अच्छा सर, इसका मतलब कि अगर हमें समुद्र में कभी भी ट्रेड करना होगा तो हम 12 के बाद जो अगली 188 तक की रेंज है वहां पर अगर हम ट्रेड करते हैं तो वो क्या कहलाएगा, इंटरनेशनल ट्रेड कहलाएगा। सर ये कहां दिया हुआ है, ये कस्टम एक्ट 1962 में डेफिनेशन दी हुई है। तो यहां से आप लोग समझ गए कि इंटरनेशनल का मतलब क्या होता है, वरना अभी तक आपके दिमाग में क्या चल रहा था कि समुद्र में जैसे ही हम घुसे थोड़ा सा दूर गए, बाद में जो भी एक्टिविटी की वो समुद्री इलाका किसी और का मान लेते थे, है ना दोस्तों। लेकिन अब ये गलती नहीं करोगे। तो चलिए अब एक बार हम यहाँ पे भी पढ़ लेते हैं मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल क्या होता है। एज पर कस्टम एक्ट 1962, एरिया ऑफ 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस, या जिसे हम कोस्टल लाइन भी बोलते हैं, इज ट्रीटेड एज डोमेस्टिक टेरिटरी। उसे क्या बोला जाता है, डोमेस्टिक टेरिटरी बोला जाता है। कहां तक, 12 नॉटिकल माइल तक। एंड 188 नॉटिकल माइल फ्रॉम 12 नॉटिकल माइल, उसके बाद 12 नॉटिकल माइल के बाद 188 नॉटिकल माइल तक का जो एरिया होता है उसे बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। क्या बोलते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जिसमें कवर्ड होती है सिर्फ 3 ट्रांजैक्शन, माइनिंग, फिशिंग और ऑयल एक्सट्रैक्टिंग की। ठीक है, अब और इसी एरिया को हम क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल एरिया बोलते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड बोलते हैं। अगर इस एरिया में रहकर आपने कोई व्यापार किया तो वो क्या करेगा, आपका इंटरनेशनल ट्रेड। तो यहां से आपने एक चीज सीख ली कि इंटरनेशनल का मीनिंग क्या होता है। अब दूसरी तरफ हम आते हैं बिजनेस का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अगर आपने इंटरनेशनल बिजनेस को अच्छे से पढ़ लिया ना, बेस बिल्डअप कर लिया, तो चैप्टर आपकी ग्रिप में। और मैं जानता हूं ये चैप्टर बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है बच्चों के लिए, क्योंकि इतने सारे टॉपिक है ना, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन आप नहीं होंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं मीनिंग ऑफ बिजनेस की। बिजनेस का मीनिंग क्या होता है दोस्तों, बिजनेस का मीनिंग क्या होता है उसको पढ़ने के लिए मैंने यहां पर ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, ध्यान देना। मीनिंग ऑफ बिजनेस, देखो हमें कभी भी किसी चीज की जरूरत होती है। एक बात बताओ, जानवर और हमें क्या फर्क है भाई, हमें अपनी लाइफ को जीने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है, और उन जरूरतों को पूरा करने के लिए हम कोई काम धंधा करते हैं जिससे हमें पैसा मिलता है। डॉग वगैरह तो नहीं करते ना, क्यों, क्योंकि उन्हें जीने के लिए बस पानी और रोटी चाहिए, जो कोई भी डाल देता है। कोई उन्हें कोट पैंट नहीं चाहिए, लग्जरी लाइफ नहीं चाहिए, एसी कूलर कुछ नहीं चाहिए, इसलिए वो कोई भी एक्टिविटी करते नहीं, क्योंकि उन्हें उसकी जरूरत ही नहीं है। लेकिन हम लोगों को कोई भी चीज की जरूरत होती है, तो जरूरत को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। क्या परफॉर्म करते हैं, एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। और जब हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो वो ब्रॉडली 2 ही सेंस में डिवाइड होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जो पैसे कमाने के लिए की जाती है। किसके लिए की जाती है, पैसों को कमाने के लिए की जाती है, उसे बोलते हैं हम इकोनॉमिक एक्टिविटी। जबकि दूसरी तरफ हम बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, वो एक्टिविटी जिनसे हम कोई पैसा अर्न नहीं करते, बल्कि ये हमारी पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए होती है। हम अपनी स्वतः, जैसे घर में मम्मी कोई काम करती है तो क्या उन्होंने पैसे नहीं, वो उनके पर्सनल सेटिस्फेक्शन को मीट आउट करता है, और उससे बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी में हमारी 3 एक्टिविटीज आती है, एम्प्लॉयमेंट, प्रोफेशन और बिजनेस। क्या आती है, एम्प्लॉयमेंट, प्रोफेशन और बिजनेस। हम यहां पर बात कर रहे हैं बिजनेस की। बिजनेस के अंदर 2 चीजें आती है, इंडस्ट्री और कॉमर्स। दोस्तों इंडस्ट्री का मतलब होता है जहां पर आपकी कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगी हुई है, जहां पर आप रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हो, उसको क्या बोलते हैं, इंडस्ट्री बोलते हैं। लेकिन कॉमर्स को क्या बोलते हैं, कॉमर्स का मतलब होता है जो माल इंडस्ट्री ने बनाया उसको फर्दर बेचने का काम करती है। कौन करती है, कॉमर्स करती है। वरना हम इन जनरल क्या समझते थे, इंडस्ट्री और कॉमर्स एक जैसी है, नहीं, ये दोनों अलग। इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग में लगाता है गुड्स एंड सर्विसेज की, जबकि दूसरी तरफ कॉमर्स उन्हीं चीजों को क्या करता है, ट्रेड यानी व्यापार के रूप में सेल परचेज करता है, जिसके क्या होता है, कॉमर्स। कॉमर्स में क्या होता है, ट्रेडिंग एक्टिविटीज होती है। अब जब ट्रेडिंग होगी तो खरीदा भी जाएगा, फिर उसे बेचा भी जाएगा, और बेचने का कुछ एक्सेलरीज ट्रांजैक्शन भी की जाएंगी जो उससे रिलेटेड होती है। तो आप यहां पर समझिए। अब मेरी बात को समझना, मैंने भी आपको बोला बिजनेस का मीनिंग सीखना है। बिजनेस के मीनिंग को समझने के लिए आपको ये पूरा बेस बनाना पड़ा, और बिजनेस में आप समझ लो कि इंडस्ट्री आती है और कॉमर्स आता है। इंडस्ट्री आती है, कॉमर्स आता है। इंडस्ट्री में जो गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करता है, कॉमर्स में जो चीज को बेचने का काम करता है, वो चीज आती है। अब जरा मैं अगर इसी के आगे इंटरनेशनल वर्ड लगा दूं, बिजनेस के आगे इंटरनेशनल वर्ड लगा दूं, तो इसका मतलब अगर कोई इंडस्ट्री मेरे 180 नॉटिकल माइल्स के अंदर आती है, या किसी लैंड पर आती है जो हमारी टेरिटोरियल लाइन से बियॉन्ड है, जैसे पाकिस्तान हो गया, यूएस हो गया, कहीं भी ऐसी जगह हमारी इंडस्ट्री सेटअप है, और वो इंडस्ट्री हमारी है और कहीं भी सेटअप है और वहां वो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, तो वो क्या, हमारा इंटरनेशनल बिजनेस है। क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस है। और यदि वो बना नहीं रही है, सिर्फ बेच रही है, तो भी क्या है, वो इंटरनेशनल बिजनेस, क्योंकि बिजनेस इंक्लूड्स इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, क्योंकि बिजनेस इंक्लूड इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। बोलो समझ आए। लेकिन जब हम इंटरनेशनल पे करते हैं तो सेल परचेज नहीं बोलते। आप बताओ अपने कंट्री के हिसाब से, अगर आप सेल करो तो वो क्या है, एक्सपोर्ट है। परचेज को क्या बोलोगे, इंपोर्ट। समझ आए। इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन में अगर मैं बात करूं तो ये उसके नाम होंगे। अब यहां से एक बात और निकल के आई, वो क्या, कि सर इसका मतलब
कि यहाँ पर जो हम कॉमर्स के अंदर चीजों को बेचेंगे वो हमारी क्या होगी, इंटरनेशनल ट्रेड होगा, व्यापार होगा, क्योंकि यहाँ चीजों की मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है। फिर फॉरेन प्रोडक्शन में ये वाली चीज आ जाएगी, इंडस्ट्रीज आ जाएंगी। और प्रोविजन ऑफ सर्विस मतलब जब हम सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं, सर्विस का प्रोडक्शन तो होती है, सर्विस रेंडर्ड की जाती है, तो उन्हीं को बोलते हैं प्रोविजन ऑफ सर्विस। और जब हम इन तीनों को जोड़ देते हैं तो जो निकल के आता है दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड। नाउ यू आर गेटिंग द पॉइंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस। और हमने दोनों को क्या कर दिया, जोड़ दिया, और क्या निकल गया टर्म, इंटरनेशनल ट्रेड मींस इंटरनेशनल बिजनेस मींस इंटरनेशनल ट्रेड, फॉरेन प्रोडक्शन और प्रोविजन ऑफ सर्विस, ये इंटरनेशनल ट्रेड का ही बिजनेस है। ठीक है, चलिए, तो अब आप समझिए क्या होता है। अब हम डेफिनेशन पर जाते हैं। आपने अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर लिया ना, अब आपको डेफिनेशन चुटकियों में क्लियर हो जाएगी। देखो, it refer to the business activity or transaction carried out beyond the national border of a country which brings foreign exchange reserve। ये एक ऐसी ट्रांजैक्शन होती है या फिर ये एक ऐसी एक्टिविटी होती है जो कि आपकी नेशनल बाउंड्री को क्रॉस कर लेती है। क्या कर लेती है, आपकी नेशनल बाउंड्री को क्रॉस कर लेती है, और इसकी वजह से आपको फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मिलता है। ऐसी ट्रांजैक्शन या ऐसी एक्टिविटी आपके लिए क्या कहलाती है, इंटरनेशनल बिजनेस। सो आई होप गाइस कि आपको यहां पर इंटरनेशनल बिजनेस का जो टर्म है वो पूरी तरह से क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक ये है कि जब हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं तो उसमें क्या होता है, एक्सपोर्ट होता है और इंपोर्ट होता है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए देखिए, जब हम इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जैसी दो ट्रांजैक्शन होती है। मैं आपकी सुविधा के लिए बताना चाहूंगा कि एक्सपोर्ट का मतलब होता है कि जब आप कोई माल इंडिया में बना के आप किसी दूसरी कंट्री को भेजते हैं, तो याद रखना ऐसी ट्रांजैक्शन को क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट बोलते हैं। और इसमें जो मैन्युफैक्चरिंग वाली कंट्री है उसको बोलते हैं होम कंट्री, और जिसको भेजा जाता है उसको बोलते हैं होस्ट कंट्री, राइट। नंबर 2, इंपोर्ट क्या होता है, इंपोर्ट का मतलब होता है जब हम कोई माल बाहर से इंडिया में लेकर आते हैं, उसे बोलते हैं इंपोर्ट। यानी कि इस केस में सामने वाली कंट्री क्या है, होम कंट्री, और हम क्या बन जाते हैं, होस्ट कंट्री बन जाते हैं। बोलो क्लियर हुआ। तो चलिए, अब एक बात सोचो, जरा दिमाग से सोचो कि जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारे यहां से क्या जाते हैं, हमारे यहां से गुड्स जाते हैं, लेकिन बदले में डॉलर्स आते हैं, बदले में यूरो आती है, बदले में पाउंड आते हैं, अलग अलग देश की करेंसीज आती हैं, जिससे हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या होता है, बढ़ता है। और हर कंट्री यही चाहती है कि उसका जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो बढ़े। तो ऐसे में आप लोग समझ चुके होंगे कि एक्सपोर्ट करना हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है, और गवर्नमेंट भी चाहती है कि हम किसी तरीके से एक्सपोर्ट को प्रमोट करें, क्योंकि इससे हमारे देश का नाम फैलता है, मेड इन इंडिया। और दूसरी बात कि इससे पैसा आता है। पैसा कैसे आता है, डॉलर्स के रूप में, यूरो के रूप में, पाउंड के रूप में, और भी अदर करेंसी के रूप में आता है, जिससे जो हमारी गुल्लक है ना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की, वो बढ़ जाती है। और जिस देश के पास जितना ज्यादा फॉरेन रिजर्व होता है वो देश उतना ही ज्यादा इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली क्या होता है, स्ट्रांग होता है। तो हर गवर्नमेंट चाहती है उसका एक्सपोर्ट बढ़े। अब हमारे इंडिया में क्या होता है, एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए हम उन्हें इंसेंटिव देते हैं। इंसेंटिव मतलब कुछ तरीके देते हैं। इंसेंटिव में फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल दोनों टाइप के इंसेंटिव आते हैं। कुछ पैसे देकर, कुछ उनकी ड्यूटी माफ करवा के, इस तरीके से हम उन्हें इंसेंटिव देते हैं, उन्हें प्रमोट करते हैं, शाबाश शाबाश और शाबाश तुम एक्सपोर्ट करो। अब जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो इससे फॉरेन करेंसी का इनफ्लो होता है, और हम चाहते हैं एक्सपोर्ट ज्यादा हो। कब होगा, जब हम उन्हें इंसेंटिव देंगे एक्सपोर्टर को। और इनको जो इंसेंटिव दिया जाता है वो दो तरीके से दिए जाते हैं। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स पर इंसेंटिव दिया जाता है, और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज पे क्या दिया जाता है, इंसेंटिव दिया जाता है। जब हम कोई गुड्स का एक्सपोर्ट करते हैं और हम इंसेंटिव देते हैं तो उसको बोलते हैं MEIS, MEIS, बोले तो मर्केंटाइज एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन स्कीम। और दूसरी तरफ जब हम सर्विसेज का एक्सपोर्ट करते हैं तो जब हमें इंसेंटिव मिलता है उसे बोलते हैं SHEIS, मतलब MEIS, SIES। क्या मतलब है, सर्विस एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन स्कीम। ये वो बेनिफिट के नाम है जो हमें एक एक्सपोर्टर को इंसेंटिव के रूप में देते हैं। गुड्स का एक्सपोर्ट करेगा तो MEIS, सर्विसेज का एक्सपोर्ट करेगा तो SHEIS। बोलो क्लियर हो। अब यहां पर हमारा एक्सपोर्ट वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम मूव ऑन करते हैं इंपोर्ट पर, और यही वो टॉपिक है जिसमें से एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो चलिए टॉपिक पर ग्रिप बनाते हैं अपनी, इंपोर्ट।
दोस्तों एक बात बताओ, इंपोर्ट करने से माल हमारी कंट्री में आता है, इंपोर्ट करने से माल हमारी कंट्री में आता है, लेकिन बदले में पैसा जाता है। हमारे गांधी जी कहीं नहीं चलते, हमें उन्हें फॉरेन करेंसी देनी पड़ती है। तो जिन गुल्लक को हमने भरा था, अब उन गुल्लक से पैसा जा रहा है, यानी आउटफ्लो हो रहा है। किसका? फॉरेक्स का। और आउटफ्लो होना कोई अच्छी बात नहीं होती है, क्योंकि इससे हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम हो जाता है। तो हम ये चाहते हैं कम से कम आउटफ्लो हो और ज्यादा से ज्यादा क्या हो? इनफ्लो। तो इंपोर्ट करते टाइम हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या होता है? आउटफ्लो हो जाते हैं। आउटफ्लो को रोकने के लिए, कम करने के लिए, कि हमारे यहां से डॉलर कम जाए, यानी हम इंपोर्ट कम करें। इंपोर्ट को कम करेंगे, अगर मैं आप लोगों को बोलूं इंपोर्ट कम करना है, तो जरूरत के टाइम पर आप कुछ नहीं देखो, बस ये देखो हमें मंगानी है चीजें। तो गवर्नमेंट क्या करता है? कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाता है, कुछ बाधाएं लगाता है। और वो रेस्ट्रिक्शन या कह लो बैरियर, वो दो टाइप से लगाता है, टैरिफ बैरियर और नॉन टैरिफ बैरियर। मैं रिपीट करता हूं, टैरिफ बैरियर और नॉन टैरिफ बैरियर। टैरिफ बैरियर का मतलब होता है जिसका इंपैक्ट सीधा प्राइस पे पड़ता है, उसकी प्राइस जो है वो इंक्रीज हो जाती है, ऐसे बैरियर को बोलते हैं टैरिफ बैरियर। फॉर एन एग्जांपल, कि 100 रुपए की चीज है, मैंने कहा इंपोर्ट ड्यूटी जो पहले 10% था वो 50% लगेगा, यानी पहले वो चीज 110 की इंपोर्ट होती थी, अब वो 150 की इंपोर्ट होगी, मतलब 50 रुपए एक्स्ट्रा पर इंपोर्ट होगी। तो हमने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाया, तो कहीं ना कहीं आप डिस्करेज हो गए अब इंपोर्ट करने से, और ऐसे बैरियर को बोलते हैं टैरिफ बैरियर, जिसका सीधा इंपैक्ट किस पर पड़ता है? प्राइस पर पड़ता है। लेकिन हाँ, ये डेंजरस होता है, लेकिन कम डेंजरस होता है। लेकिन सर किससे कम डेंजरस होता है? इससे। जरा इसको पढ़ते हैं। नॉन टैरिफ बैरियर क्या होता है? यहां पर हम कोई प्राइस पर या कोई परसेंटेज फिक्स नहीं करेंगे, बल्कि यहां पर हम क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे। मतलब सर, मतलब ये कि जब हम इंपोर्ट करेंगे तो हम पहले डिसाइड कर लेंगे या उन्हें पहले ही बता देंगे कि आप एक साल के अंदर 1 लाख यूनिट से ज्यादा इंपोर्ट नहीं कर सकते हो। यानी हमने उनकी रेस्ट्रिक्शन प्राइस पर नहीं लगाई है, हमने उनकी रेस्ट्रिक्शन क्वांटिटी पर लगाई, और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन बोलते हैं, जिसको क्या बोला जाता है? नॉन टैरिफ बैरियर बोला जाता है। सोचो दोस्तों, अगर आपको किसी चीज की जरूरत है, वो चीज महंगी हो जाए, कम से कम खरीद तो सकते हो आप, हाँ, तो इसे बोलते हैं टैरिफ, जो कि कम खतरनाक है। लेकिन कोई ऐसी चीज जिस पर बाउंडेशन लगा दिया है कि आप साल भर में इतनी ही यूनिट खरीद पाओगे, तो आपके लिए दिक्कत है नहीं है? बिल्कुल दिक्कत है, क्योंकि भाई प्राइस तो हम कंपनसेट कर लेंगे, लेकिन यहां पर दिक्कत हो जाएगी। तो कहा जाता है कि जो नॉन टैरिफ है, इसका इंपैक्ट पहली बार क्वांटिटी पे पड़ता है, इसको हम क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन बोलते हैं, और ये ज्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि यहां पर क्वांटिटी पे रेस्ट्रिक्शन लगाई गई, जिसको क्या बोलते हैं? नॉन टैरिफ बैरियर। सो आई होप कि आपको टैरिफ और नॉन टैरिफ समझ आ गया। मैं रिपीट कर देता हूं, टैरिफ बैरियर का मतलब है जब उसका इंपैक्ट प्राइस पे पड़ता है, जिसको इंसान झेल लेता है। लेकिन नॉन टैरिफ बैरियर होता है वो क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन होता है, क्वांटिटी पर लगाते हैं कि इससे ज्यादा क्वांटिटी आप इंपोर्ट नहीं कर सकते, जो हर कोई नहीं झेल पाएगा, हर इंडस्ट्रियलिस्ट उस चीज को नहीं झेल पाएगा, तो वो ज्यादा डेंजरस होता है। क्लियर हुई? चलिए, अब क्या होता है कि जब हम नॉन टैरिफ बैरियर लगाते हैं, यानी क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं, तो किस तरीके से लगाते हैं? ये टोटल 6 तरीके हैं। मैं पहले 6 तरीके के नाम रिपीट करता हूं, फिर मैं एक एक करके आपको समझाता हूं। 6 तरीकों में से पहला तरीका है कोटा सिस्टम, दूसरा है प्रोडक्ट स्टैंडर्ड, तीसरा है डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट, चौथा है प्रोडक्ट लेबलिंग, पांचवा है पैकेजिंग रिक्वायरमेंट, और छठा है काउंसलर फॉर्मेलिटीज। एक एक करके बताता हूं। सबसे पहला कोटा सिस्टम। कोटा सिस्टम का मतलब होता है कि आपको हम क्वांटिटी बता देंगे, उसके बियॉन्ड आप क्वांटिटी इंपोर्ट नहीं कर सकते, यानी हमने आपकी इंपोर्ट क्या कर दी? रेस्ट्रिक्ट कर दी, जिसको क्या बोलते हैं? कोटा सिस्टम। नंबर 2, प्रोडक्ट स्टैंडर्ड। हमने प्रोडक्ट के कुछ नॉर्म्स डिसाइड किए हुए, अगर ये नॉर्म्स को फॉलो करेगा तो ही हम प्रोडक्ट इंपोर्ट करेंगे, अदरवाइज वो प्रोडक्ट इंपोर्ट नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं इंपोर्ट पर रेस्ट्रिक्शन लग गई। नंबर 3, डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट। दोस्तों एक बात बताओ कि आप कोई चीज बना रहे हो इंडिया में, जिसके लिए रॉ मटेरियल आप बाहर से मंगाते हो, तो ऐसे में इंपोर्ट क्या होगा? बढ़ेगा। तो हम क्या बोलेंगे? हम इंडस्ट्रियलिस्ट को बोलेंगे कि देखो, अगर तुम बाहर से मंगाओगे तो पूरा बाहर से नहीं मंगा सकते, आपको डोमेस्टिक एरिया में अगर वही चीज मिल रही है तो आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। लेट सपोज कि टाटा स्टील ने अपने स्टील को बनाने के लिए जो स्टील की जो मिनरल होते हैं वो बाहर से इंपोर्ट किए। जब वो चीज इंडिया में अवेलेबल है तो आप बाहर से क्यों कर रहे हो? तो कहा गया आप इंडिया से खरीदो। अगर नहीं मिल पा रहा है किसी केस में, तो आप बाहर से इंपोर्ट कर सकते हो। इस टाइप की रेस्ट्रिक्शन को बोलते हैं डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट। नंबर 4 इज प्रोडक्ट लेबलिंग। कोई भी प्रोडक्ट अगर आप इंपोर्ट करोगे और उसकी लेबलिंग में उसकी सारी चीजें जो हम बता रहे हैं वो नहीं गिवन है, तो आप उन चीजों को इंपोर्ट नहीं कर सकते हो। सारी की सारी लेबलिंग उसके अंदर होनी चाहिए, प्राइस, क्वांटिटी, उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज किए गए हैं, अदरवाइज आप इंपोर्ट नहीं कर सकते हो। यानी ये भी एक रेस्ट्रिक्शन है, किस टाइप की? नॉन टैरिफ। 5th है पैकेजिंग रिक्वायरमेंट। जो चीज आप इंपोर्ट कर रहे हो उसकी पैकेजिंग जो है वो इको फ्रेंडली नेचर की होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि इसको हम डिकम्पोज ही ना कर पाए, और अगर हम उसे डालें तो इससे हमारी इन्वायरमेंट अफेक्ट हो।
ज्यादा पोल्यूशन फैलाए, तो ऐसी पैकेजिंग वाली चीजें इंपोर्ट नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं इंपैक्ट पड़ेगा इंपोर्ट पे, बिल्कुल पड़ेगा। और सिक्स्थ है काउंसलर फॉर्मेलिटीज। काउंसलर फॉर्मेलिटीज का मतलब है कि अगर मान लो एग्जांपल के तौर पे हम यूएस से कोई माल इंडिया में लाना चाहते हैं, यानी इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो ऐसे में हमने क्या बोला कि आपको सबसे पहले जो यूएस में इंडिया की एम्बेसी है, यूएस में जो इंडिया की एम्बेसी है वहां पे जाके पूछो क्या हम ये चीज इंपोर्ट कर लें इंडिया में। अगर उन्होंने बोल दिया तो आप कर लो, और उन्होंने अगर एक लिमिट दे दी तो नहीं करो। अल्टीमेटली उन्होंने रेस्ट्रिक्शन लगा दी, किसके नाम पे? एम्बेसी के नाम पे। और इसको बोला था काउंसलर, यहाँ पर काउंसलर का मतलब एम्बेसी से फॉर्मेलिटीज, और इतनी सारी फॉर्मेलिटीज होगी आप अल्टीमेटली इंपोर्ट करोगे नहीं। तो इस तरीके से हम आपको इंपोर्ट करने से रोकेंगे। क्या करेंगे? रोकेंगे। और इसको क्या बोलते हैं? नॉन टैरिफ बैरियर बोलते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैंने सिर्फ पॉइंट लिखे हैं, और आप इसको जो भी मैंने बोला है वो एग्जांपल वहां पर नोट कर लो। नोटिंग करोगे उतना ही ज्यादा बेस्ट होगा आपके लिए इन फ्यूचर में पढ़ने के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं टैरिफ की। दोस्तों मैंने आपको बताया था टैरिफ क्योंकि प्राइस पर लगता है तो ये कम डेंजरस होता है, और यहाँ पर क्या होता है? इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ा दिया जाता है, जिससे इंपैक्ट किस पे पड़ा? प्राइस पे पड़ा। अब इसके क्या टैरिफ के ना 4 मोड्स होते हैं, 4 तरीकों से आप टैरिफ इंपोज कर सकते हो। वो 4 तरीके कौन कौन से हैं? ये देखो 4 तरीके, 1 2 3 एंड 4। सबसे पहला मोड 1, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। नंबर 2, ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन। नंबर 3, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। नंबर 4, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेड रिलेशन। हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला होता है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। दोस्तों ओरिजिन के बेस पर भी हम इंपोर्ट ड्यूटी या एक्सपोर्ट ड्यूटी चार्ज कर सकते हैं, जिसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक्सपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी। मुझे एक बात बताओ, मैं इंडिया में गुड्स बना के बाहर एक्सपोर्ट कर रहा हूं, और अगर मुझे टैक्स लगाना है तो मैं किस बेस पर लगाऊंगा? ओरिजिन बेस पर। ओरिजिन मतलब ये गुड्स कहां से बनकर चला? इंडिया से। तो इंडिया वाला इस पर क्या लगाएगा? टैक्स लगाएगा, जिससे बोलते हैं एक्सपोर्ट ड्यूटी। यही लिखा है, लेविड मतलब लगाया जाएगा ऑन ओरिजिन कंट्री। ओरिजिन कंट्री मतलब वो चीज जहां से भेजी जा रही है। नंबर 2, इंपोर्ट ड्यूटी। इंपोर्ट ड्यूटी लेविड मतलब लगाई जाएगी ऑन डेस्टिनेशन कंट्री। जहां पर ये गुड्स जाएंगी वो कंट्री इस पर क्या लगाएगी? टैक्स लगाएगी। इसे बोलते हैं इंपोर्ट ड्यूटी। तो ये था आपका ओरिजिन के बेस पर, ठीक है। चलिए बात करते हैं मोड 2 की, ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन। ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन के 3 पॉइंट है। स्पेसिफिक ड्यूटी। दोस्तों स्पेसिफिक ड्यूटी का मतलब है कि अगर आपने मान लो कि 10 यूनिट अगर आपने मंगाए, तो 10 यूनिट पे आपको 10 रुपए देने पड़ेंगे, 20 यूनिट पे 20 रुपए देने पड़ेंगे, 30 यूनिट पे 30 रुपए देने पड़ेंगे। यानी अगर हम 10,000 यूनिट मंगा रहे हैं तो अकॉर्डिंगली क्या निकाल लेंगे? उसका टैक्स रेट निकाल लेंगे। यानी यहाँ पर परसेंटेज नहीं है, बल्कि इतनी यूनिट मंगाओगे तो इतने रुपए आपको देने पड़ेंगे, वो फिक्स कर दिया गया, जिसे बोलते हैं स्पेसिफिक ड्यूटी, जो कि किस पे लगती है? यूनिट्स पर, चाहे वो केजी में हो, चाहे वो लीटर में हो, चाहे वो किलोमीटर, कितनी भी चीज हो। अगला है एड वोलरम ड्यूटी। ये एड वोलरम ड्यूटी क्या होता है? ध्यान से सुनना, एड वोलरम ड्यूटी का मतलब होता है कि आप इसमें एक स्पेसिफिक परसेंटेज जोड़ देते हो। क्या जोड़ देते हो? एक स्पेसिफिक परसेंटेज लगा देते हो कि अगर आपने कोई माल इंपोर्ट किया तो 10% उस पर ड्यूटी लगेगी, 20% इस पर लगेगी, 30% उस पर लगेगी। हमने एक परसेंटेज डिसाइड कर ली, और यही परसेंटेज जो ड्यूटी हमने लगाई है इसको क्या बोलते हैं? एड वोलरम ड्यूटी बोलते हैं। तीसरा है आपका कंपाउंड ड्यूटी। नाम से पता चल रहा है कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब इसमें स्पेसिफिक और एड वोलरम दोनों को जोड़ दिया जाता है। अगर आप कोई चीज बाहर से इंडिया में मंगा रहे हो तो ऐसे में क्या होगा? मान लो 10,000 यूनिट मंगाई, तो 10,000 यूनिट पर मुझे 1,000 रुपए टैक्स के देने हैं, तो ये हो गया स्पेसिफिक, और साथ में मुझे 20% के हिसाब से भी टैक्स देना पड़ेगा। तो ये दोनों ही चीजों का मिक्सचर होता है, जिसमें हम यूनिट पर और उसके प्राइस यानी परसेंटेज बेसिस पर भी क्या लगाते हैं? टैक्स लगाते हैं। एंड दिस इज कॉल्ड कंपाउंड ड्यूटी। कहीं ना कहीं इंपोर्ट हमारा रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा, लोग इंपोर्ट की वैल्यू है तो कम कर देंगे या बिल्कुल ही खत्म कर देंगे। अगला है मोड 3, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। पर्पस के बेस पर किस तरीके से डिवाइड होते हैं? 4 पार्ट। रेवेन्यू टैरिफ। हो सकता है एक कंट्री का मेन पर्पस है रेवेन्यू कमाना, तो उसने क्या बोला कि अगर आप इंपोर्ट करोगे तो वहां पे इतना टैक्स लगा देंगे। क्यों? ताकि हम पैसा कमा पाए। इसे बोलते हैं रेवेन्यू टैरिफ। रेवेन्यू टैरिफ मतलब कंट्री का मेन उद्देश्य रेवेन्यू कमाना है, जहां पर मास कंजम्पशन होती है और इसमें जो परसेंटेज होती है टैक्स की वो थोड़ी सी कम होती है, क्योंकि मास प्रोडक्शन हो रहा है इस वजह से। दूसरा प्रोटेक्टिव टैरिफ। अच्छा, प्रोटेक्टिव टैरिफ का मतलब क्या होता है? एक बात बताओ, चाइना से हम गुड्स इंडिया में मंगा रहे हैं, अब ऐसे में क्या होगा कि अगर सेम चीज इंडिया के ट्रेडर बना रहे होंगे तो एक हैवी कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता मेरे डोमेस्टिक टेरिटरी में रहने वाले लोगों को किसी भी तरह का नुकसान हो व्यापार के अंदर। तो मैंने क्या किया कि कोई भी माल बाहर से आएगा तो ऐसे में मैं उस पर क्या चार्ज करूंगा? एक ड्यूटी चार्ज करूंगा, जिसे इंपोर्ट ड्यूटी बोलते हैं, और वो हाई रेट से चार्ज करूंगा ताकि मैं अपनी डोमेस्टिक ट्रेडर को क्या कर सकूं? प्रोटेक्ट कर सकूं। और ऐसी ड्यूटी को क्या बोलते हैं?
प्रोटेक्टिव टैरिफ बोलते हैं, जिसमें हम अपने डोमेस्टिक जो लोग हैं उनको, डोमेस्टिक ट्रेडर है उनको प्रमोट करना चाहते हैं, उनको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, और ऐसे में जो रेट होता है वो ज्यादा होता है। नंबर 3, एंटी डंपिंग ड्यूटी। ध्यान से सुना, एंटी डंपिंग ड्यूटी का मतलब क्या होता है दोस्तों? एंटी डंपिंग ड्यूटी का मतलब होता है कि एक एग्जांपल देखो, चाइना है, चाइना ने कोई चीज बनाई 10 रुपए की जिसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 10 रुपीज, बट वो इंडिया में अपना पैर जमाना चाहता है, अपना कब्जा जमाना चाहता है उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट के अंदर। उसने क्या किया, वो प्रोडक्ट 6 रुपए में इंडिया में भेज दिया। 10 रुपए की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, 4 रुपए के लॉस पे इंडिया को बेच दिया, ताकि इंडिया की इंडस्ट्री जब वो प्रोडक्ट बनाएगी तो 12 या 13 रुपए का बनाएगी, और हमारा प्रोडक्ट इंडिया में 6 रुपए का पहुंच गया, तो हमारा ही प्रोडक्ट बिकेगा और हम पूरी मार्केट में मोनोपोली पावर क्रिएट कर लेंगे। दोस्तों ऐसे में इंडिया के अंदर क्या होगा, इंडिया ने देखा कि जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 10 है और आप 6 में बेच रहे हो, तो जो 4 रुपए आपने नहीं लिए हमसे, वो हम 4 रुपए जोड़ देंगे और हम अपने ग्राहकों से लेंगे। तो क्या होगा, इससे जो प्राइस है वो मार्केट में स्टेबल रहेंगे और आप डोमिनेंट पोजीशन बिना किसी बात के क्रिएट नहीं कर पाओगे। तो इस अपने आपकी डंपिंग को खत्म कर दिया, और इसी को बोलते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी। बोलो समझ आया? जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे से कम पर चीजों को बेचे और हम दोबारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की जितनी कॉस्ट ले आते हैं टैक्स लगा के, उसे बोलते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी। तो ये लिखा है रिमूवल ऑफ डंपिंग इफेक्ट। ठीक है, अगला है काउंटर वेलिंग ड्यूटी। दोस्तों काउंटर वेलिंग ड्यूटी का मतलब क्या होता है कि जैसे चाइना ने कहा कि हम एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहते हैं, अब जितने भी एक्सपोर्टर हैं हम उन्हें बहुत सारे इंसेंटिव, बहुत सारे बेनिफिट्स देंगे, जिससे उनकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो क्या हो जाए, कम हो जाए। तो जब हम बेनिफिट ज्यादा देंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आएगी, और जो होस्टिंग कंट्री है जहां पर उस चीज का एक्सपोर्ट किया जा रहा है, उस कंट्री के लिए वो चीजें सस्ते रेट पर मिलेंगी और डोमेस्टिक मार्केट में वो चीजें बिकेंगी ज्यादा, तो उनका डोमेस्टिक मार्केट और डोमेस्टिक ट्रेडर क्या हो जाएगा, पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो ऐसे में जो बेनिफिट दूसरी सरकार ने उनको दिया है उसके ही बराबर हम आप पे टैक्स लगा देंगे, जिसको बोलते हैं काउंटर वेलिंग ड्यूटी। एग्जांपल दो, चाइना ने अपने एक्सपोर्टर को 10 रुपए पर यूनिट के हिसाब से क्या किया, बेनिफिट प्रोवाइड किया। हमें पता चल गया, हमने क्या किया, जैसी माल इंडिया में आया हमने 10 रुपए जो है, जो उनकी कॉस्ट कम हो गई थी, हमने 10 रुपए लगा के उसकी कॉस्ट को नलिफाइड कर दिया, उस बेनिफिट को क्या कर दिया, नलिफाइड कर दिया, और उसी को हम बोलते हैं काउंटर वेलिंग ड्यूटी, शॉर्ट में बोलते हैं CVD, काउंटर वेलिंग ड्यूटी। नलिफाइड एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स, जो भी आपको एक्सपोर्ट इंसेंटिव देकर आपने अपनी कॉस्ट को कम किया, हम उसको क्या करेंगे, खत्म कर देंगे, नलिफाइड कर देंगे। अगला पॉइंट है मोड 4, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेड रिलेशन। ट्रेड रिलेशन के बेस पर हमने क्या किया हुआ है, सिंगल कॉलम टैरिफ। दोस्तों सिंगल कॉलम टैरिफ का मतलब है कि अगर मैंने एक ही पॉलिसी बना रखी है, मान लो 20%, कहीं से भी हम इंपोर्ट करेंगे 20% इंपोर्ट ड्यूटी मुझे लगानी ही लगानी है, इसे बोलते हैं सिंगल कॉलम टैरिफ। क्या बोलते हैं, सिंगल कॉलम टैरिफ। ठीक है, जो सबके लिए क्या है, सेम है। लेकिन डबल कॉलम टैरिफ का मतलब क्या होता है, डबल कॉलम में 2 कॉलम होते हैं। एक कॉलम होता है जो हमारी नेबरिंग कंट्री है, जिनसे हमारे रिलेशंस अच्छे हैं, तो जब रिलेशन अच्छे होते हैं तो और अच्छा करने के लिए हम क्या करते हैं, उनकी इंपोर्ट ड्यूटी को कम कर देते हैं, लेकिन बाकी कंट्रियों की ड्यूटी सेम वही बढ़ी हुई रखते हैं। तो क्या होता है कि इसमें 2 रेट होते हैं, एक जो हमारे पसंदीदा लोग हैं, पसंदीदा कंट्रीज हैं उनके लिए अलग, और रेस्ट ऑफ द कंट्रीज के लिए अलग। तो क्या है कि रेट कम होता है जो मोस्ट फेवर्ड नेशन होते हैं, जिनको हम चाहते हैं कि हम उनसे व्यापार करें, व्यापार बढ़ाएं, तो उनसे रेट हम कम लेते हैं, लेकिन जो एनी अदर नेशन होते हैं उनसे रेट हम ज्यादा लेते हैं। तो 2 टाइप के रेट होते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है, डबल कॉलम टैरिफ। दोस्तों मैं आपकी नॉलेज के लिए बताना चाहूंगा, हमारे वर्ल्ड में 195 कंट्रीज है। कितनी कंट्रीज है, 195, लेकिन हम ट्रेड से 194 कंट्रीज से कर सकते हैं। बताओ क्यों, क्योंकि हम एक उनमें से, हम अपने साथ थोड़ी व्यापार करेंगे, हम तो बाकी के साथ करेंगे। तो हमारे इंडिया हमारे लिए जो है वो होम कंट्री, बाकी सारी हमारे लिए क्या है, होस्ट कंट्री है। पूरा क्लियर हुआ, या फिर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। अब क्या होता है, मेरी बात को ध्यान से समझना, मैंने अभी आपसे यहाँ डिस्कस किया था कि बैरियर 2 टाइप के होते हैं, टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर। और नॉन टैरिफ बैरियर हमारे लिए ज्यादा डेंजरस होता है, ज्यादा डेंजरस होता है। दोस्तों मैं आगे वाले वीडियो लेक्चर के अंदर आपको एक वर्ड बताऊंगा जिसका नाम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्ट में बोलते हैं WTO, शायद आपको थोड़ा बहुत पता भी हो, तो मैं बता दूं थोड़ा सा समरी के अंदर। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, सभी लोगों पर निगरानी रखता है, जो भी लोग इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड कर रहे होते हैं उन पर निगरानी रखता है, कहीं कोई अपनी इन्फ्लुएंस तो नहीं जता रहा, कहीं कोई गलत व्यापार तो नहीं कर रहा, किसी पर डोमिनेंट पोजीशन तो क्रिएट नहीं कर रहा है। तो उसके लिए एक संस्था बनाएगी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। उसने देखा कि अगर हर कंट्री नॉन टैरिफ पॉलिसी को अपना लेगी तो व्यापार बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा इंटरनेशनल लेवल पे, और हम तो चाहते हैं इंटरनेशनल लेवल पर व्यापार ज्यादा हो, क्योंकि भैया नॉन टैरिफ में तो रेस्ट्रिक्शन लगा दी क्वांटिटी के ऊपर,
ऊपर कि इससे ज्यादा आप मंगा ही नहीं सकते हो। तो वो क्या बोलता है, वो एक प्रेशर बनाता है सभी कंट्री के ऊपर जिन्होंने भी नॉन टैरिफ लगा रखा है। वो कहते हैं अपनी टैरिफ नॉन टैरिफ पॉलिसी को कन्वर्ट करो किसमें, टैरिफ पॉलिसी में। आप कीमतें महंगी कर सकते हो लेकिन क्वांटिटी पर रोक नहीं लगा सकते हो। तो ऐसे में जब डब्ल्यूटीओ प्रेशर बनाता है कि नॉन टैरिफ पॉलिसी को किसमें कन्वर्ट करो, टैरिफ पॉलिसी, तो इसको बोलते हैं टैरिफिकेशन। आप अपनी कॉपी में नोट कर लो, टैरिफिकेशन का मतलब होता है कि जब हम नॉन टैरिफ को कन्वर्ट करते हैं टैरिफ के अंदर, दैट्स प्रोसेस इज कॉल्ड टैरिफिकेशन। एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज्यादा है इस पॉइंट पर। बोलो क्लियर हुआ? नाउ द पॉइंट इज, दो छोटी छोटी टर्म्स हैं आपको नजर आ रही होंगी। एम्बार्गो, एम्बार्गो का मतलब क्या होता है दोस्तों? एम्बार्गो का मतलब होता है कि हमने पूरी तरह से इंपोर्ट रोक दिया, पूरी तरह से इंपोर्ट रोक दिया। क्यों रोक दिया? ताकि हम अपनी नेशन को बचा सके, ताकि हम अपनी नेशन को बचा सके। ऐसे इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शन को हम क्या नाम देते हैं, एम्बार्गो। यहां लिखा है इंपोर्ट पर बैन लगा देना ताकि नेशनल इंटरेस्ट को हम सेव कर सके, राष्ट्रीय हित में रहकर। दूसरा आपका ब्लॉकेड। ब्लॉकेड में क्या होता है कि हम इंपोर्ट ब्लॉक कर देते हैं, रोक देते हैं। कब रोक देते हैं? जब हमारे किसी कंट्री से क्या चल रही हो, वॉर चल रही हो। वॉर के केस में हम अब उस कंट्री से व्यापार नहीं करेंगे। तो ऐसे में जो हमने इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शन लगाई, इंपोर्ट पर बैन लगा दिया, इसको क्या बोलते हैं, ब्लॉकेड। बोलो क्लियर हुआ? ये दो छोटी छोटी टर्म्स हैं जिस पर एग्जाम में क्वेश्चन आपके आने के चांस ज्यादा होता है। ठीक है दोस्तों, सो दिस इज ऑल अबाउट योर इंटरनेशनल ट्रेड लाइक एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। तो अब हम बात करते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा कैसे मिला हमारी इंडिया के अंदर। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि सन 1990 में हमारी इकोनॉमी में इकोनॉमिक क्राइसिस हुई थी। इतने बड़े लेवल पे इकोनॉमिक क्राइसिस हुई थी जिसमें दो लोगों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। एक हमारे फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह और उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर नरसिंहा राव। उन्होंने ऐसी पॉलिसीज फ्रेम की जिसके बाद हमारी इंडिया को दोबारा से रिवाइव मिल गया, दोबारा से वो पटरियों पर आ गई। तो बात उठती है कि सन 1990 में आखिर हुआ क्या था ऐसा। तो बता दो कि सन 1990 में जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो नेगेटिव में आ गया था। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? ये हमारा एक ऐसा खाता होता है जिसमें हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की ट्रांजेक्शन को लिखते हैं, और जब हमारा इंपोर्ट एक लेवल से ज्यादा हो जाता है तो ऐसे में हमारे यहाँ पर जो फॉरेन एक्सचेंज है वो बहुत ज्यादा तरीके से ड्रेन होने लगता है और हमारा अकाउंट नेगेटिव में आ जाता है। इसे बोलते हैं बीओपी डेफिसिट। मैं आगे वाली वीडियो लेक्चर सीरीज के अंदर इस पर डिटेल डिस्कशन करूंगा, तो अभी तो मैंने इन शॉर्ट में आपको निपटा दिया। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में नेगेटिव आने की वजह से हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो बिल्कुल ही खत्म हो गए थे। सिर्फ 4 दिनों का ही फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बचा था कि हम बाहर से इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद क्या होगा कोई भी नहीं जानता था। तब हमें ऐसी जरूरत पड़ी, सन 1990 के बाद हमें ऐसी जरूरत पड़ी कि अब हमें अपनी स्ट्रक्चरल पॉलिसी और ट्रेड पॉलिसी दोनों के अंदर मेजर चेंजेस करने ही पड़ेंगे, वरना हमारी इकोनॉमी क्राइसिस में और ज्यादा चली जाएगी। तो 1990 से पहले हमारी इकोनॉमी जो थी वो क्लोज्ड इकोनॉमी थी। कोई भी फॉरेन कंपनी इंडिया में नहीं आ सकती और इंडिया की कोई कंपनी बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि हमने 200 साल देश की गुलामी ब्रिटिश लोगों से करवाई। जिसके बाद हमें ये लगने लगा कि भैया अब अगर हम ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह किसी को भी यहाँ लेकर आएंगे तो वो हम पर रूल करना शुरू कर दे, इसलिए हमने अपनी इकोनॉमी को क्लोज्ड इकोनॉमी बना दिया। लेकिन सन 1990 में हमें जरूरत पड़ी इसको ओपन इकोनॉमी में कन्वर्ट करने की। तो आफ्टर 1990 हमने अपनी इकोनॉमी को क्या कर दिया, ओपन इकोनॉमी कर दिया। और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 3 एग्रीमेंट पे साइन कर दिए जिसका नाम था लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं एलपीजी। और इसी को नाम दिया गया न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, क्योंकि ये 1991 में फ्रेम की गई थी हमारी इकोनॉमी के लिए एक नई पॉलिसी। नाम क्या रखा गया, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, और नाम क्या था, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। आपके लिए हिंट में मैं बता दूं, लिबरलाइजेशन का मतलब था चीजों को आसान बनाना। जो इंडस्ट्री पहले ओपन होने के लिए जारी होती थी या कोई भी मैन्युफैक्चरिंग आर्टिकल करना होता था तो पहले उन्हें गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होती थी, लेकिन लिबरलाइजेशन के तहत वो विदाउट परमिशन या थोड़ी सी परमिशन लेने के बाद अपना काम धंधा स्टार्ट कर सकते हैं। चीजों को आसान और सिंप्लीफाई कर दिया, तो ट्रेडर को आसानी हुई अपने व्यापार को करने में। नंबर 2, प्राइवेटाइजेशन। पहले सभी जगहों पर गवर्नमेंट अपना हाथ हथियाती थी और कहती थी ये कोई भी काम होगा वो हमारी कंपनी ही करेगी। अब क्योंकि प्राइवेटाइजेशन हो गया है तो क्या हुआ कि सेम काम को अब प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां भी कर सकती हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं तो पहले हमारे पास जो चैनल होते थे वो डीडी नेशनल होता था या डीडी न्यूज होता था। तो अब क्या है कि इतने सारे चैनल आ गए आपके न्यूज चैनलों में भी, एंटरटेनमेंट में भी, मूवीज के अंदर भी, कि आप देख सकते हो कि कितना ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया है। हर चैनल अपनी सुविधा को और अच्छा और बेटर परफॉर्म करता जा रहा है।
जस्ट बिकॉज ऑफ प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेट कंपनियां ज्यादा से ज्यादा इंडिया के अंदर आई और गवर्नमेंट जिन जगहों पर कंट्रोल करता था उसको हटा के प्राइवेट सेक्टर कंट्रोल करने लगा। तो ऐसे में कंपटीशन बढ़ा, कंज्यूमर को एक अच्छी क्वालिटी मिली जस्ट बिकॉज ऑफ प्राइवेटाइजेशन। हमारा तो टॉपिक ग्लोबलाइजेशन का है, तो आप ग्लोबलाइजेशन को ध्यान से देखना क्योंकि ये पूरी कहानी जो है वो ग्लोबलाइजेशन पर ही बेस्ड है। तो चलिए बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन की। दोस्तों ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है अपनी इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट कर देना। इंटीग्रेट का मतलब होता है जोड़ना। देखो जब तक आप अकेले काम करोगे आप ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाओगे, लेकिन जब आप साथ मिलकर काम करोगे तो बहुत लंबी दूरी आप तय कर लोगे आसानी से। इसलिए अब हमें भी जरूरत पड़ी कि अकेले काम करने से फायदा नहीं है, हमें दूसरों का साथ लेकर सबका साथ सबका विकास वाली रणनीति अपनानी पड़ेगी, यानी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा अपनी इकोनॉमी को वर्ल्ड क्लास इकोनॉमी के साथ, जिसे क्या बोला गया एलपीजी बोले तो ग्लोबलाइजेशन बोले गया बेसिकली। तो इंटीग्रेट इंडियन इकोनॉमी विद आरओडब्ल्यू का मतलब है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अपनी इकोनॉमी को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ क्या करो, इंटीग्रेट करो, मतलब जोड़ो। जैसा आप जानते हो हमारे पास 195 कंट्रीज हैं, हमें छोड़ दो तो 194 है, तो 194 कंट्री के साथ हमारा कांटेक्ट अच्छा हो जाए, दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन, राइट। सो अब हमारा पॉइंट आता है ड्राइवर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। आखिर किन वजहों से हमें ग्लोबलाइजेशन की जरूरत पड़ी और वो कौन कौन से टूल्स हैं जो ग्लोबलाइजेशन में हमें बहुत हेल्प करते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेट जेआरएफ वाले एग्जाम के लिए, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो ध्यान से देखना एक एक चीज को। सबसे पहला इमर्ज एंड ग्रोथ ऑफ रीजनल इंटीग्रेशन। दोस्तों एक बात बताओ, अगर जैसे मैं दिल्ली में रहता हूं, मुझे माल राजस्थान भेजना है, मुझे माल हरियाणा भेजना है, मुझे माल पंजाब भेजना है, तो क्या मुझे कोई पासपोर्ट वीजा या कुछ ऐसा लेना पड़ेगा? नहीं, मैं फ्रीली ट्रेड कर सकता हूं बिटवीन वन स्टेट टू अनदर स्टेट। ठीक इसी तरीके से इंडिया भी किसी अपने आसपास की कंट्री या कहीं दूर वाली कंट्री के साथ भी ट्रेड कर सकती है, और वो तब कर सकती है जब उसने उसके साथ क्या किया, एग्रीमेंट किया हो। और ऐसे कई सारे एग्रीमेंट है जो मैं आपको आने वाली वीडियो में सिखाने वाला हूं। जैसे आपका नाफ्टा हो गया, अब तो खैर उसका नाम चेंज हो गया, सार्क हो गया, इसके बाद आपका एशियान हो गया, और एशियन नाफ्टा साफ्टा हो गया, ठीक है, सार्क तो मैंने आपको बता ही दिया, और एशियन, हाँ ठीक है। ये सारे जो एग्रीमेंट्स हैं वो बिटवीन कंट्रीज हुए हैं, और एग्रीमेंट करने से फायदा क्या हुआ कि जिन कंट्री में एग्रीमेंट हुआ उनके बीच आपस में फ्रीली ट्रेड हो पाएगा। तो ऐसे में क्या हुआ, जो हमारा ग्लोबलाइजेशन है वो और भी अच्छे से निखर के आया। दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ इंडिया जिसमें एक मेंबर कंट्री के रूप में, दैट इज सार्क। सार्क का मतलब है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन, जिसमें आपके इंडिया आ गया, नेपाल आ गया, म्यांमार आ गया, भूटान आ गया, बांग्लादेश आ गया, पाकिस्तान आ गया, अफगानिस्तान हो गया, ऐसे करके टोटल हमारी उसमें 8 कंट्रीज हैं जो उसमें शामिल है। दोस्तों अब इन 8 कंट्रीज में शामिल होने के कारण क्या हुआ कि अब हम इन लोगों के साथ आसानी से ट्रेड कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। इसी तरह से हमने ग्लोबलाइजेशन को क्या दिया, बढ़ावा दिया। तो क्या ये पॉइंट था, इमर्ज करना, जोड़ना, ग्रोथ ऑफ रीजनल इंटीग्रेशन, जिसमें मैंने इतने सारे एग्रीमेंट बताए वो किसके एग्जांपल है, रीजनल इंटीग्रेशन के। दोस्तों आप साथ के साथ नोट जो बना रहे हो ना उसमें लिखते हुए भी जाना जो जो एग्जांपल मैं दे रहा हूं। नंबर 2, डिक्लाइन इन ट्रेड बैरियर्स। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे पास पहले जो था वो, अगर हम कोई भी फॉरेन एक्सचेंज करते हैं तो उसके लिए जो एक्ट हुआ करता था वो होता था फेरा, FERA, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, जिसमें नंबर ऑफ कपल्स ऑफ रूल्स होते थे, बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल होते थे। लेकिन अब हमने इसको हटा के कर दिया फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। 1999 में हमने इसको चेंज कर दिया, और इसने हमें रेगुलेशन नहीं बल्कि मैनेज करना सिखाया, मैनेजमेंट सिखाया, बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से चीजों को करना सिखाया। तो अल्टीमेटली ग्लोबलाइजेशन को इससे क्या मिला, बूस्टअप मिला, ठीक है। नंबर 3, डिक्लाइन इन इन्वेस्टमेंट बैरियर्स। ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो ग्लोबल बैरियर्स थे, जो बाधाएं थी, वो बाधाएं बिल्कुल खत्म हो गई और अब व्यापार आसानी से किया जा सकता है। नंबर 4, इंक्रीज इन FDI एंड FPI। ये क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ पर इंक्रीज हुआ, और FPI का मतलब है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। दोस्तों अगर आप किसी कंपनी में पैसा लगाना चाहते हो और इसके अंदर कंट्रोल नहीं चाहते, सिर्फ कंपनी में पैसा लगा के प्रॉफिट अर्निंग चाहते हो, तो ऐसे में आपको क्या करना पड़ेगा, FPI करना पड़ेगा, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जिसमें आप उसके शेयर, डिवेंचर, सिक्योरिटीज वगैरह परचेज करो। लेकिन आप चाहते हो कंपनी में पैसा भी लगाऊं और मुझे ऑनरशिप भी मिले, मुझे स्टेक भी मिले, मुझे मैनेजमेंट भी मिले, मुझे अफेयर भी मिले, तो ऐसे में आपको क्या करना पड़ता है, FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और ये दोनों के दोनों तब हो पाए जब हमने ग्लोबलाइजेशन के टूल को एक्सेप्ट किया।
और टेक्नोलॉजिकल चेंज, जैसा कि आप देख पा रहे हो कि अभी आप मुझसे YouTube पे क्लास ले रहे हो और हमारा भी एक एप्लीकेशन भी आने वाला है, उसके थ्रू भी आप हमसे जो है क्लास ले पाओगे। ये सारी क्या चीज है, ये टेक्नोलॉजिकल चेंज है। YouTube पे हमारे इंडिया का नहीं, ये तो यूएस बेस्ड कंपनी है। फेसबुक हमारे इंडिया का नहीं, ये तो यूएस बेस्ड कंपनी है। तो इतनी सारी टिकटॉक चाइना की कंपनी है। ये सारी जो कंपनियां हैं ये हमारे यहाँ पर आके अपने प्रोडक्ट की सर्विसेज दे रही है और हमें वर्ल्ड क्लास लोगों से इंटीग्रेट कर पा। आप पता नहीं कहां पर हो, मैं पता नहीं कहां पर हूं, हम दोनों फिर भी आपस में आज देखो इंटरसेक्ट कर पा रहे हैं, क्लासेस ले पा रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंज एंड दिस इज ड्यू टू बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्रोथ ऑफ एमएनसीज में ग्रोथ होना, आपने देखा गुड़गांव के अंदर कई सारी ऐसी मल्टीनेशनल कंपनीज है, जैसे गूगल का हो गया, आईबीएम हो गया, ऐसी मल्टीनेशनल कंपनीज जो है वो वहां पर सिचुएटेड है और अपनी सर्विसेज दे रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, कि वहां से वो कंट्रीज हमारे यहाँ पर क्या कर पा रही है, कंट्रोल कर पा रही है जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। फिर है वर्ल्ड एक्सपोर्ट ट्रेंड। अब क्या है कि हम आसानी से एक्सपोर्ट कर सकते हैं बताए हुए मेजरमेंट के अंदर। सो गाइस these are the drivers of globalization, right? Now the next point is कि आखिर ग्लोबलाइजेशन के क्या एम थे, क्या गोल्स थे इंटरनेशनल ट्रेड के, ठीक है। तो अब क्या है कि इंटरनेशनल बिजनेस, अगर ग्लोबलाइजेशन ना होता क्या हम इंटरनेशनल बिजनेस कर पाते, मेरा क्वेश्चन आपसे। द आंसर इज राइट, जो आपने भी सोचा कि हाँ इंटरनेशनल बिजनेस को करने के लिए ग्लोबलाइजेशन का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो अब हमारा अगला कॉन्सेप्ट भी यही आता है कि इंटरनेशनल बिजनेस के क्या गोल्स हैं, क्या उनके एम्स हैं, क्या उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो सबसे पहला है कि इंटरनेशनल बिजनेस को करने के पीछे हम चाहते हैं कि हमारी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है डोमेस्टिक कंट्री से बियॉन्ड किसी और कंट्री में भी सर्व हो जाए। एक एग्जांपल के तौर पे बात करो, सोचो अगर मैं सिर्फ अपने पास ऑफलाइन क्लास लेता, जो भी मेरे पास बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है, क्या मेरी उसमें कवरेज ज्यादा हो पाती, नहीं हो पाती। लेकिन ये ऑनलाइन क्लास लेने की वजह से हो सकता है कि आप किसी दूसरी कंट्री में भी रहते हो, जैसे पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, दुबई में, कहीं भी बैठकर ये क्लासेस को क्या कर सकते हो, आप ले सकते हो। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो मेरा व्यापार है वो क्या हुआ, बढ़ा, मेरी कवरेज क्या हुई, बढ़ी। ठीक उसी तरह बिजनेस क्या करती है, अगर अपने यहाँ पर डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोडक्ट बनाती है और वो चाहती है अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना, तो वो क्या करेगी, ग्लोबल लेवल पे उतरेगी और यही उसका मेन मोटिव होता है ताकि वो मैक्सिमम क्या कर सके, प्रॉफिट अर्न कर सके। तो वही पॉइंट है, एक्सपेंडिंग द प्रोडक्शन कैपेसिटी बियॉन्ड द डिमांड ऑफ डोमेस्टिक कंट्री। नंबर 2, टू अचीव हाई रेट ऑफ प्रॉफिट। जब आपका एक्सपेंशन रेट बढ़ेगा तो अल्टीमेटली आपका जो प्रॉफिट है वो भी क्या होगा, एनहांस होगा, वो भी आपका बढ़ेगा। नंबर 3, सर्व कंपटीशन इन होम कंट्री। अब सोचो कि जब मैं दूसरी कंट्री में जा रहा हूं तो दूसरी कंट्री की कंपनी भी तो हमारी कंट्री में आएगी ना काम करने के लिए। तो ऐसे में क्या होगा, एक प्रोडक्ट के लिए कई सारी मल्टीनेशनल ब्रांड्स आपको अवेलेबल होंगे और ऐसे में कंज्यूमर को फायदा पहुंचेगा कि हायर क्वालिटी लेसर प्राइस के अंदर उन्हें अवेलेबल हो जाएगा। नंबर 4, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। अब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का क्या मतलब है दोस्तों, आप जानते हो कि हमारे सरकारों के ऊपर ना ग्लोबलाइजेशन ने बहुत बड़ा क्या कर रखा है, उन पे कब्जा किया हुआ है, मतलब उनके ऊपर प्रेशर बना रखा है। जैसे क्या होता है, कोई भी नई पॉलिटिकल पार्टी आती है तो जब वो रूलिंग पार्टी के अंदर आती है तो वो अपने रूल्स बनाने शुरू कर देती है, अपनी डोमिनेंट पोजीशन दिखानी शुरू कर देती है, वो पुराने रूल्स को हटा देती है क्योंकि वो पुरानी गवर्नमेंट ने बनाए ये सोचकर। लेकिन जब से ग्लोबलाइजेशन हुआ तब से पॉलिटिकल पार्टी ऐसा नहीं कर पाती है। हाँ, अगर कोई जरूरी है तो ही चेंज कर पाओगे, अदरवाइज ऐसे नहीं कि उन्होंने चेंज किया तो हम भी चेंज करें, हमारी पार्टी आगे इसलिए नहीं। क्योंकि अब क्या मल्टीनेशनल कंपनी तभी आपके यहाँ पर आएंगी जब आपके यहाँ जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो ज्यादा रूल में चेंजेस ना लाए, बार बार टाइम टू टाइम चेंज लाएंगी तो उनकी पॉलिसी जो है वो बेकार हो जाएगी इंडिया में आने के लिए। तो ऐसे में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत अच्छी हो जाती है। फिर है अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेस। क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन के तहत अगर आप व्यापार करना चाहते हैं तो आपको लेबर की जरूरत है, आपको लेबर भी मिल जाएगा, आपको टेक्नोलॉजी की जरूरत है वो भी मिल जाएगी। तो ये हमारे इंटरनेशनल ट्रेड का एक बहुत ही मेजर पार्ट है। जैसे एग्जांपल तौर पे अगर मैं चाइना की बात करूं, चाइना के अंदर जो लेबर है वो बहुत सस्ती है। तो क्या करते हैं अमेरिका वाले जो अपना आईफोन बनाते हैं, तो आईफोन की पूरी जो टेक्नोलॉजी है वो अमेरिका की अपनी है, जो उनका iOS है वो भी उन्हीं का ही है। लेकिन जो असेंबलिंग का काम जिसमें ज्यादा माथापच्ची नहीं चाहिए, बस लेबर चाहिए, तो लेबरों का काम किसको दे दिया, चाइना को दे दिया। और आपके पास जितनों के पास आईफोन है, आप देखना आपके आईफोन के पीछे लिखा होगा, कवर हटा के देखना कि मेड इन कैलिफोर्निया बट असेंबल इन चाइना। क्यों असेंबल हुआ चाइना में, क्योंकि वहां की लेबर सस्ती है। तो ग्लोबलाइजेशन के तहत हमारा इंटरनेशनल जो व्यापार है वो और भी ज्यादा अच्छा हो गया, जिससे हमें कम से कम कॉस्ट के अंदर प्रोडक्ट बनाने के लिए आसानी हुई। रिड्यूस हायर कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अब एक बात बताओ, मैं रिलायंस का एग्जांपल लेता हूं। रिलायंस पेट्रोलियम जो है
वो पेट्रोल में के लिए क्या यूज करती है, पहले क्रूड ऑयल। वो बाहर गल्फ कंट्री से क्रूड ऑयल खरीदती है। अब जब वो क्रूड ऑयल खरीदती है तो उसको रिफाइन करना होता है, उसको प्रोसेस करना होता है, तब वो जाके पेट्रोल बनता है या डीजल बनता है, जो भी चीज बनती है, ठीक है। अब एक बात बताओ, वो अगर गल्फ कंट्री से इंडिया में वो लेकर आएगी तो उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या होगा, हाई होगा। वो क्या करे कि अपना जो सेटअप उसने यहाँ खोला है रिफाइनिंग का या प्रोसेसिंग का, वो सेटअप सऊदी अरेबिया में ही खोल ले और सऊदी अरेबिया में तुरंत क्रूड ऑयल खरीदे और अपनी फैक्ट्री में लाके रिफाइन करके उसे अलग अलग कंट्री में क्या कर दे, एक्सपोर्ट कर दे, तो जो उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो बच जाएगा। तो हमारे इंटरनेशनल बिजनेस में ये सबसे बड़ा मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि अपनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को क्या करना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं। इसके बाद है नियरनेस टू रॉ मटेरियल। दोस्तों अगर एक बात बताओ, मैं एक होटल खोल के बैठा हूं और मेरे होटल के अंदर जो चीज बनाई जाती है खाने पीने की, जो मेस है, जो मेरी किचन है, वो बहुत दूर है, तो ऐसे में आने जाने में तो बहुत टाइम वेस्ट होगा, खाना ठंडा भी हो जाएगा। क्यों ना वो मेस जो है वो बिल्कुल आपके कस्टमर के बगल में ही हो, प्रॉपर एक दीवार बनी हो और वहीं पर बनी हो, तो तुरंत खाना बना और तुरंत कस्टमर को क्या कर दिया, सर्व कर दिया। ठीक उसी तरह इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर अगर कोई चीज आप कहीं से लेते हो तो अगर वहीं पर यूनिट खोलकर वहीं चीजों को बना के वहीं बेच दो तो कितना अच्छा होगा। हम चाइना से रॉ मटेरियल लेते हैं, जैसे मैं अगर बात करूं, अभी अगर मैं बात करूं तो हम जो मेडिकल आइटम बनाते हैं उसके लिए जो रॉ मटेरियल है वो चाइना से लेते हैं। चाइना से पहले लेकर आएंगे, इसके बाद फिर हम यहाँ बनाएंगे और बाद में उसके फिनिश गुड्स किसको भेज देंगे, चाइना को भेज देंगे। अरे भाई इतना क्यों कर रहे हो, आप चाइना में जाओ, चाइना में एक फैक्ट्री लो, खाली जमीन लो और वहीं से रॉ मटेरियल खरीदो, वहीं चीजों को बनाओ और वहीं उनको क्या कर दो, बेच दो। तो ऐसे में क्या होगा, रॉ मटेरियल में जितने आप नियर होगे उतनी ही आपकी कॉस्टिंग कम आएगी और आपका जो व्यापार है वो बढ़ेगा। तो ये भी हमारा एक गोल होता है इंटरनेशनल बिजनेस का। फिर अवेलेबिलिटी ऑफ क्वांटिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एट लोअर कॉस्ट। मैंने भी एग्जांपल दिया था आईफोन का कि अगर आपको लगता है कि कहीं किसी जगह पर किसी कंट्री के अंदर आपकी लोअर कॉस्ट वाली लेबर अवेलेबल है तो क्यों ना आप उनसे काम कराओ, वजह अपने देश की लेबरों से काम कराने के, तो क्या होगा, आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, कम आएगी। दोस्तों यहाँ पर मुझे एक एग्जांपल बहुत अच्छा याद आ रहा है, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जैसे अमेरिका था, तो अमेरिका ने क्या किया, तीन कंट्री के साथ एग्रीमेंट किया। एक तो खुद अमेरिका हो गया, एक मैक्सिको हो गया और एक कनाडा हो गया, और उस एग्रीमेंट का नाम है नाफ्टा, NAFTA, नॉर्थ एग्रीमेंट नॉर्थ अमेरिका, एक मिनट, नाफ्टा है ना, नॉर्थ अमेरिका नॉर्थ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, आई थिंक यही नाम है। तो ये जो नाफ्टा था ना, इसके अंदर तीन कंट्रियां थी। तो जो मैक्सिको थी ना, वो बहुत ही गरीब कंट्री थी, तो उसके यहाँ लेबर ज्यादा थे, और लेबर ज्यादा थे, वहां अनएम्प्लॉयमेंट थी, तो कोई भी लेबर कितने भी रुपए में काम करने को तैयार हो जाता था। जैसे ही नाफ्टा का एग्रीमेंट हुआ तो अमेरिका की इंडस्ट्री सारी की सारी शिफ्ट होगी मैक्सिको में, क्योंकि मैक्सिको की लेबर सस्ती है, उनसे काम कराना सस्ता पड़ गया। लेकिन अमेरिका को इससे घाटा क्या पहुंचा, अमेरिका को इस एग्रीमेंट से सबसे बड़ा घाटा ये पहुंचा कि अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन हुई, क्योंकि सारी फैक्ट्री कहां शिफ्ट हो गई थी, मैक्सिको में शिफ्ट हो गई थी। ये क्या है, ये आपका ग्लोबल और इंटरनेशनल बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। उससे क्या हुआ, आपकी जो कॉस्टिंग है वो कम है, लेकिन हाँ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी, वो सब एक अलग क्राइटेरिया है, हम तो अभी अच्छी बातों की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि आप जिस कंट्री में भी अगर आपको लगता है आपकी लेबर सस्ती है तो आप वहां पर मूव ऑन कर लो और अपना प्रोडक्ट उनसे बनवा लो। जैसे अमेरिका के यहाँ पर जो कंपनियां थी वो कहां पर शिफ्ट हो गई थी, मैक्सिको में शिफ्ट हो गई थी। इसके बाद टू इंक्रीज मार्केट शेयर। अब आप जानते हो कि अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे वर्क करोगे तो जो आपका इंडिया का लेवल था वो तो रहेगा नहीं, उससे बड़ा ही लेवल होगा बाहर जाके। तो ऐसे में आपको जो शेयर है, जो मार्केट शेयर है, वो क्या होगा, इनहांस करना शुरू कर देगा। अभी पतंजलि अपने कुछ प्रोडक्ट्स जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे भी लॉन्च करने वाली है, जिसके चलते उसका जो मार्केट शेयर है वो बढ़ जाएगा। तो यही उसका इंटरनेशनल ट्रेड का क्या है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव है। हाई रेट ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब क्या होगा कि जब हम इंटरनेशनल लोगों से मिलेंगे तो हमारी डेवलपमेंट होगी, हमें नए नए तौर तरीके जानने को मिलेंगे, कई सारी टेक्नोलॉजी हमारे आपस में शेयर होगी, थॉट्स शेयर होंगे, तो अल्टीमेटली इंटरनेशनल बिजनेस को इससे क्या मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। सो आई होप गाइस कि आपको एलपीजी में ग्लोबलाइजेशन कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा और जो ड्राइवर्स हैं ग्लोबलाइजेशन के वो भी क्लियर हो गए होंगे और आपका जो गोल है इंटरनेशनल बिजनेस का वो भी क्लियर हो गया होगा। तो अब हम बात करते हैं कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने के लिए कौन कौन से जो लॉज हैं वो गवर्न होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए हमारे कुछ कस्टम लॉज होते हैं, और वो कितने होते हैं, वो 3 कस्टम लॉज होते हैं, जिनके नाम है इंडियन कस्टम एक्ट 1962, दूसरा है कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 और तीसरा है फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992। दोस्तों ये 3 एक्ट हैं जो हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रोसीजर में बहुत काम आने वाले हैं। मैं आपके साथ एक एक करके डिस्कस करता हूं।
सबसे पहला है हमारे पास इंडियन कस्टम एक्ट 1962। ये एक्ट 1962 यानी 1962 में बना था। इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? इसके अंदर पहली बात तो ये होता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का प्रोसीजर बताया जाता है कि अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ेगी और इंपोर्ट करना है तो क्या डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ेगी, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जो आपको फॉलो अप करने पड़ेंगे। नंबर 2, स्टेप एंड कवरेज ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। अच्छा, ये एक्सपोर्ट को शॉर्ट में एक्स और इंपोर्ट को एम बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है। तो इसमें ये बताया जाता है आप किन चीजों को एक्सपोर्ट कर सकते हो, किन चीजों का नहीं कर सकते हो, और कौन कौन चीजों का इंपोर्ट कर सकते हो और कौन कौन सी चीजों इंपोर्ट नहीं कर सकते हो। ये प्रोहिबिशन बताता है कि इन चीजों को तो बिल्कुल भी आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं कर सकते हो, और अगर फिर भी आपने की तो आप पर ये पेनल्टी लगाई जाएगी। तो ये सारी चीजें किस में डिस्कस होती है? इंडियन कस्टम एक्ट 1962 में डिस्कस होती है। फिर दूसरी तरफ आता है कस्टम टैरिफ एक्ट 1975। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर तो ये प्रोसेस की बात करता है, लेकिन टैरिफ एक्ट के अंदर ये बताता है कि इन चीजों पर कितनी परसेंटेज से टैक्स लगेगा, कितनी परसेंटेज से एक्सपोर्ट या इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी, वो कौन बताता है? कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 बताता है। अच्छा, इसका मतलब प्रोसेस के लिए कोई दूसरा एक्ट है और उसी के रिगार्डिंग रेट्स के लिए दूसरा एक्ट है। जी हाँ दोस्तों, प्रोसीजरल ये चीज बताता है और उसमें लगने वाले रेट्स को ये बताता है, जिसको बोलते हैं सीटीए, कस्टम टैरिफ एक्ट 1975। इसमें क्या होता है? आपके रेट्स होते हैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के, और इसमें हर परसेंटेज की ड्यूटी होती है अलग अलग टाइप के गुड्स के लिए, हर टाइप के गुड्स के लिए अलग अलग परसेंटेज होती है। यहां पर क्या हमारे पास शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 है। शेड्यूल 1 में आपको जो परसेंटेज दे रखी है वो इंपोर्ट वाले गुड्स की दे रखी है, और शेड्यूल 2 में आपको जो परसेंटेज दे रखी है वो एक्सपोर्टेड गुड्स के लिए दे रखी है। अगर मैं आपसे बात करूं काउंटर वेलिंग ड्यूटी, तो बताओ ये किसका एग्जांपल है? ये इंपोर्ट का एग्जांपल है। मैं बात करूं आपसे एडीडी की, तो ये किसका है बताओ? ये भी किसका एग्जांपल है? आपका शेड्यूल 1, मतलब इंपोर्ट ड्यूटी का एग्जांपल है। बोलो क्लियर हुआ? तो इस तरह एडीडी का मतलब है एंटी डंपिंग ड्यूटी, ठीक है। तो ये चीजें क्लियर हुई आपका। अब आते हैं फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992। दोस्तों इसमें क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है वो फॉरेन ट्रेड को बढ़ाने के लिए प्रयास करती है, और उन प्रयासों के लिए हमने क्या बनाया? फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट। इसमें क्या होता है? एक्ट होता है फॉरेन ट्रेड के रिगार्डिंग। इसमें प्रोवाइड किया जाता है, फ्रेमवर्क दिया जाता है और एक पूरा प्रोसेस दिया जाता है फॉरेन ट्रेड डेवलप करने के लिए। और इस एक्ट को एम्पावर कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। और जो आप जानते हो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो 5 सालों के लिए बनाई जाती है, और अभी जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है वो 2015 से 2020 वाले चल रही है। ये जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी किसमें गवर्न होती है? फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992 के अंदर। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपके नेट यूजीसी के एग्जाम के लिए ये वाला पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या पूछ सकता है क्वेश्चन बना के कि ये बताओ कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015 से 20 या कोई भी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो 5 सालों के लिए बनाई जाती है वो किस एक्ट के थ्रू बनाई जाती है। उसमें आपके पास ये 3 ऑप्शन होंगे और चौथा ऑप्शन होगा नन ऑफ द अबव। तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है जो कि है फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992। बोलो यहां तक आपको क्लियर हुआ? सो गाइस आज की क्लास के लिए हम इतना ही रखते हैं। चैप्टर खत्म हुआ, अभी हम नेक्स्ट जो क्लास नंबर 2 है उसमें और इसको हम कंटिन्यू करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। एंड दोस्तों अगर आपको इस चैप्टर के सिंप्लीफाई वर्जन नोट्स चाहिए जो मैंने खुद अपने हाथों से बनाए हैं, उसमें कुछ चीजें मैंने बड़ी हिंदी में लिखी है, एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, बहुत ही प्रिसाइज तरीके से वो नोट्स बनाए गए। मैं बुक की बात नहीं कर रहा, बुक होती है जिसे आप कभी नहीं पढ़ते और नोट्स होते हैं जिसे हर बंदा पढ़ना चाहता है। मैं आपको नोट्स बना के दूंगा अपने हाथों से, ठीक है। अब अगर आपको नोट्स चाहिए तो लिंक में मैंने अपना मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है, आप वहां कॉल करके जान सकते हैं नोट्स आपको कैसे मिल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। So guys, that's all about this video lecture series. So I hope you like the video. If you like the video, give a big thumbs up and subscribe the channel. Apart from that, if you want to join with us on Facebook, Twitter or Instagram ID, the link is given in the description box. Apart from that, if you want to notify all the time when I post new video, so you have to press the bell icon. So guys, that's all about this video lecture series, and we will meet very soon in the next video lecture. So guys, that's it. दोस्तों अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी नोट्स चाहिए, बिल्कुल हैंडमेड नोट्स, दोस्तों नोट्स और बुक में बहुत डिफरेंस होता है। बुक में पूरी एक्सप्लेनेशन लिखी होती है जिसको पढ़ना इजी नहीं होता, जिसको समझना भी इजी नहीं होता। नोट्स का मतलब होता है बिल्कुल सिंपल फॉर्म में, थोड़ी बहुत हिंदी भी लिखी हो उसमें जैसे एकदम से क्रैक हो जाए। तो अगर आपको मेरे बनाए हुए पर्सनल हैंड राइटिंग वाले नोट्स चाहिए तो आप हमें मोबाइल नंबर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है उस पर हमें कॉन्टेक्ट करिए और ये जानिए कि वो नोट्स आपको कैसे मिल सकते हैं। सो गाइस, दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो लेक्चर। इफ यू लाइक द वीडियो, गिव अ बिग thumbs up and subscribe the channel, and also press the bell icon so that you notify all the time when I post new video on this YouTube channel. Apart from that, if you want to join with us, so you can follow us on Instagram, Facebook or Twitter, and the link is given in the
description box. So that's all about this video.